आज हम लोग मृदा विज्ञान पढ़ेंगे जो कि टीजीटी सिलेबस में आपका है प्यारे दोस्तों। मृदा विज्ञान सॉइल साइंस। सॉइल साइंस में सबसे पहले मृदा की चर्चा हम लोग करते हैं। मृदा क्या है? मृदा का अध्ययन पीडोलॉजी में किया जाता है प्यारे दोस्तों। मृदा का या मिट्टी का जो मृदा का अध्ययन हम लोग करते हैं किस में करते हैं, किस शाखा में साइंस विज्ञान की करते हैं? तो पीडोलॉजी में करते हैं या इडेफोलॉजी में करते हैं। दो प्रकार है, या पीडोलॉजी कहा जाए या इडेफोलॉजी। ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है पीडोलॉजी या इडेफोलॉजी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार बनते रहते हैं प्यारे दोस्तों। मृदा का अध्ययन पीडोलॉजी या इडेफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, मतलब पीडोलॉजी कहिए या इडेफोलॉजी। तो प्यारे दोस्तों, मृदा हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मृदा का अध्ययन किस में किया जाता है? पीडोलॉजी, इडेफोलॉजी। देखिए ये MP3 वीडियो प्यारे दोस्तों, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए अपनी तैयारी लगातार जारी रख सकते हैं प्यारे दोस्तों। तो जैसे कि TGT PGT के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। वे कारक जो पौधों पर भूमि के द्वारा प्रभाव डालते हैं मृदीय कारक इडेफिक फैक्टर कहलाते हैं प्यारे दोस्तों। जो भूमि के द्वारा पौधों पर डायरेक्ट अपना प्रभाव डालते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इडेफिक फैक्टर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? इडेफिक फैक्टर कहते हैं मृदीय कारक। अम्लीय मिट्टी में उगने वाले पौधे, अम्लीय मिट्टी में उगने वाले पौधे प्यारे दोस्तों, तो अम्लीय मिट्टी में उगते हैं पौधे, उन्हें क्या कहते हैं? ऑक्जेलोफाइट्स कहते हैं। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन बन सकता है प्यारे, ऑक्जेलोफाइट्स क्या है? व्हाट इज ऑक्जेलोफाइट्स? ऑक्जेलोफाइट्स क्या है? अम्लीय पौधों पर उगने वाले पौधे जो अम्लीय मिट्टी में उगते हैं पौधे, जो अम्लीय मिट्टी में पौधे उगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें ऑक्जेलोफाइट्स कहते हैं। उन्हें ऑक्जेलोफाइट्स कहते हैं। और प्यारे दोस्तों देखिए ये तो हो गया एसिडिक, मतलब एसिडिक जो है सॉइल में जब जो पौधे उगते हैं उन्हें ऑक्जेलोफाइट्स कहते हैं। और लवड़ी जो नमकीन मिट्टी, लवड़ी मिट्टी में जो नमकीन मिट्टी में उगने वाले पौधे हेलोफाइट्स कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बनते हैं कि अम्लीय मिट्टी में ऑक्जेलोफाइट्स, लवड़ी मिट्टी में जहाँ पे नमक की मात्रा पाई जाती है अधिक, समुद्र के किनारों में जैसे पौधे उगते हैं तो हेलोफाइट्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स करते हैं। रेतीली मिट्टी में उगने वाले पौधों को जो बालू वाली मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी होती है, सेमोफाइट्स कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? सेमोफाइट्स कहते हैं। सेमोफाइट्स कहते हैं प्यारे दोस्तों। तो मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है। आप जानते हैं कि मृदा जो होती है पृथ्वी की ऊपरी सतह है, जिसमें स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा स्थिर रहते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों के निरंतर क्या होता है? अपक्षरण से होता है, जो विदरिंग के द्वारा होता है। चट्टान धीरे धीरे जो चट्टानों का क्षरण होता रहता है और उसी के क्षरण के द्वारा मृदा का निर्माण होता है। मृदा के निर्माण को पीडोजेनेसिस कहते हैं। ध्यान दीजिए, पीडोजेनेसिस किसे कहते हैं प्यारे दोस्तों? पीडोलॉजी में आप अध्ययन करते हैं सॉइल का, या पीडोलॉजी कहते हैं या इडेफोलॉजी कहते हैं। अब पीडोजेनेसिस क्या है? पीडोजेनेसिस किसे कहते हैं? मृदा के निर्माण को। जब मृदा निर्माण होती है चट्टानों के टूटने से धीरे धीरे, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को पीडोजेनेसिस कहते हैं प्यारे दोस्तों। निर्माण के आधार पर मृदा दो प्रकार के होते हैं। मृदा के निर्माण के आधार पर मृदा दो प्रकार के होते हैं, अवशिष्ट मृदा और वाहित मृदा। अवशिष्ट मृदा और वाहित मृदा। मृदा के निर्माण के आधार पर मतलब पत्थरों के टूटने से, चट्टानों के टूटने जो है विदरिंग से मृदा बनती है। तो इसके आधार पर मृदा को दो भागों में बांटा गया है। अवशिष्ट मृदा, रेजिडुअल सॉइल। अवशिष्ट मृदा, रेजिडुअल सॉइल, यह मृदा उसी स्थान पर पाई जाती है जिस स्थान पर जनक चट्टानें उपस्थित होती है प्यारे दोस्तों। मतलब जहाँ पे मेन चट्टान होती है उसी के आसपास जो मृदा बनती है उसे रेजिडुअल अपशिष्ट मृदा। अपशिष्ट मृदा, चट्टाने को आसपास जो मृदा उपस्थित होती है उसी को अवशिष्ट मृदा कहते हैं। वाहिद मृदा क्या है? ट्रांसपोरेटेड सॉइल क्या है? जब देखिए हेडिंग से ही आपको मालूम हो जाता है प्यारे दोस्तों, हेडिंग से ही आपको मालूम हो जाता है कि किस प्रकार की, एक बार केवल पढ़ने की ज़रूरत होती है। उसके बाद अवशिष्ट मृदा क्या हुई? अवशिष्ट मृदा जिस चट्टान से वो मिट्टी बन रही है उसी के आसपास मिट्टी उपस्थित होती है, तो अवशिष्ट मृदा कहलाती है। उसी के रेजिडुअल सॉइल होता है, आसपास की सॉइल। वाहिद मृदा क्या है? ट्रांसपोरेटेड सॉइल है। वाहिद मृदा क्या है? जब अपक्षयित चट्टानें पदार्थ जल, वायु, अन्य किसी बल के द्वारा अन्य स्थानों पर पहुंच जाते हैं। वाहिद ट्रांसपोरेटेड सॉइल क्या है? जब अपक्षयित चट्टानें पदार्थ जल, वायु, अन्य किसी बल के द्वारा अन्य स्थानों पर पहुंच जाता है तो वह वाहिद मृदा कहलाती है। वह क्या कहलाती है? वाहिद मृदा, ट्रांसपोरेटेड सॉइल कहलाती है। जब अपक्षयित चट्टानी पदार्थ जल, वायु, अन्य किसी बल के द्वारा, वाहिद मृदा क्या है? जो अवक्षय हुआ है चट्टानों का टूटने के बाद जल के द्वारा, वायु के द्वारा, अन्य किसी बल के द्वारा
वे उस स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं तो वाहित मृदा कहलाती है। प्यारे दोस्तों, वाहित मृदा यह निम्न प्रकार की होती है। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा, एल्विलाइल, इसका वाहक जल होता है। देखिए एल्विलाई का वाहक क्या होता है? जल होता है। प्यारे दोस्तों, जलोढ़ मृदा क्या होती है? जो जल के द्वारा लाई हुई मृदा होती है, जलोढ़ मृदा एल्विलाई कहते हैं। शैल मलबा क्या कहते हैं? कोल्यूवाइल, शैल मलबा, इसका वाहक गुरुत्व होता है, गुरुत्व बल के कारण। शैल मलबा क्या होता है? इसका वाहक गुरुत्व होता है। प्यारे दोस्तों, शैल मलबा तो कोल्यूवाइल मतलब ये शैल मलबा है, वाहक गुरुत्व के कारण। और इरोशियन वायुड़, इसका वाहक पवन होता है। इओलिन मतलब इसका मतलब वायु के द्वारा, वायुड़ के द्वारा, वायुड़ हिंदी में कहते हैं। इओलिन, इसका वाहक पवन होता है। प्यारे दोस्तों, हवा होता है। तो पवन के द्वारा लाई हुई मिट्टी को क्या कहते हैं? वायुड़ या इओलिन कहते हैं। प्यारे दोस्तों, हिम नदी ग्लेशियल, इसका वाहक बर्फ या हिम होता है। प्यारे दोस्तों, बर्फ के द्वारा लाई हुई मिट्टी को हम क्या कहते हैं? ग्लेशियल कहते हैं। प्यारे दोस्तों, मृदा, अब हम लोग जलोढ़ मृदा, एल्विलाई, जल के द्वारा, शैल मृदा, गुरुत्व, शैल मलबा, कोल्यूवाइल, शैल मलबा, वायुड़, इओलिन पवन, हिम नदी, ग्लेशियल, इसका वाहक बर्फ या हिम होता है। मृदा निर्माण के रासायनिक अपक्षय में जल अपघटन, ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण और जल योजन के द्वारा कुछ खनिज अपने व्युत्पन्नों में बदल जाता है, डेरिवेटिव में बदल जाते हैं। मृदा निर्माण के रासायनिक अपक्षय में जल अपघटन, ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण, जल योजन के द्वारा कुछ खनिज अपने व्युत्पन्नों में बदल जाते हैं। प्यारे दोस्तों, मृदा निर्माण के समय रासायनिक अपक्षय में जल अपघटन, ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण, जल योजन के द्वारा कुछ खनिज अपने व्युत्पन्नों डेरिवेटिव में बदल जाते हैं। अपने व्युत्पन्न जिससे वे उत्पन्न हुए उस रूप में बदल जाते हैं। कार्बनीकरण के द्वारा, जल योजन के द्वारा, अपघटन के द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा कुछ खनिज जो होते हैं अपने व्युत्पन्नों डेरिवेटिव में बदल जाते हैं, जिससे उत्पन्न हुए उसी का रूप फिर से ले लेते हैं। ऐसा भी होता है। मृदा लक्षण क्या है? सॉइल कैरेक्टर क्या होता है? मृदा के सॉइल कैरेक्टर क्या है? सभी के हर चीज़ों के कैरेक्टर होता है। प्यारे दोस्तों, सॉइल कैरेक्टर क्या है? मृदा की वायु में O2 कम और CO2 अधिक होता है। मृदा की वायु में O2 कम और CO2 अधिक होता है। पौधों की वृद्धि के लिए मृदा का pH 6 से 7 उपयुक्त होता है। प्यारे दोस्तों, मृदा का pH 6 से 7 मतलब एक नेचुरल लेवल में होना चाहिए, थोड़ा बेसिक होना चाहिए, थोड़ा क्षारीय और मतलब 6 से 7 के बीच होता है। न्यूट्रल में से थोड़ा सा क्या अम्लीय, हल्का सा। उपयुक्त दोमट मिट्टी में औसत गुण है या वृद्धि के लिए अनुकूल होती है, या वृद्धि के लिए क्या होती है? पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूल होती है pH, मृदा कैरेक्टर। और मृदा सॉइल प्रोफाइल क्या है? मृदा परिच्छेदिका क्या है? सॉइल की प्रोफाइल क्या होती है? भूमि की खड़ी काट वर्टिकल सेक्शन का अध्ययन करने पर निम्न स्तर का दिखाई देना मृदा परिच्छेदिका कहलाती है, सॉइल प्रोफाइल कहलाती है। प्यारे दोस्तों, जब हम भूमि की खड़ी काट वर्टिकल सेक्शन का अध्ययन करते हैं और मृदा संरक्षण सॉइल हॉरिजॉन दिखाई देती है, उसमें सॉइल क्या है? जिसमें निम्न मृदा संस्तर सॉइल हॉरिजॉन दिखाई देता है, उसी को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। प्यारे दोस्तों, मृदा सॉइल हॉरिजॉन जो होते हैं वो सॉइल हॉरिजॉन जो अनेक भागों में बांटा गया है, और सबसे ऊपरी भाग जो तो सॉइल हॉरिजॉन ओ या सबसे ऊपरी स्तर है सॉइल हॉरिजॉन है। सॉइल ओरिजोन हो जो होता है या सॉइल ओरिजोन ओ सबसे बाहरी स्तर है। इसका ओ भाग ताज़े कार्बनिक पदार्थ जैसे मृत पत्तियों, शाखाओं, पुष्पों का बना होता है, जबकि इसका जो है मिट्टी जो होती है ऊपर की मिट्टी पत्तियों, शाखाओं, पुष्पों का बना होता है। इसमें O2 भाग कार्बनिक पदार्थ गठन से निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है। और हॉरिजॉन ए मतलब सॉइल का हॉरिजॉन ओ जो सबसे ऊपरी पत्तियों, शाखाओं, पुष्पों का सब अपक्षय होता है, सब उसी में अपघटन के द्वारा अनेक अवस्थाओं में पाए जाते हैं। संस्तर ए हॉरिजॉन ए या संस्तर ओ के नीचे होता है और ऊपरी स्तर मृदा टॉप सॉइल भी कहलाता है। देखिए हॉरिजॉन ए जो होता है यह टॉप सॉइल कहलाता है। क्या होता है? टॉप सॉइल का। इसमें पूर्ण अपघटित कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस होता है। एल्युमिनियम, आयरन जैसे खनिजों के निक्षालन के कारण इस स्तर को अवक्षालन क्षेत्र कहते हैं। जोन ऑफ
इल्यूवेशन जो अवक्षालन का क्षेत्र कहते हैं। ए स्तर जो है टॉप सॉइल होता है, पैर ओ स्तर होता है, लेकिन ओ में क्या होता है, सबसे ऊपरी स्तर ओ होता है। मृत पत्तियां, शाखाएं, पुष्पों का बना होता है। जबकि O2 भाग में कार्बन पदार्थ अपघटन के विभिन्न स्थाएं होती हैं। O2 भाग में मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की, जैसे ऑक्सीजन है तो वहाँ पर अपघटन होता है। अपघटन होने के बाद अपघटन होता है, सबसे ऊपरी स्तर ओ स्तर है। ए स्तर जो होता है इसे टॉप सॉइल कहा जाता है। ध्यान दीजिए, यह इस सॉइल में पूर्ण अपघटित कार्बनिक पदार्थ होते, ह्यूमस होता है। एल्युमिनियम, आयरन जैसे खनिजों के निक्षालन के कारण इस स्तर को अवक्षालन क्षेत्र कहते हैं। जोन ऑफ एलिवेशन कहते हैं। जोन ऑफ एलिवेशन अवक्षालन का क्षेत्र कहते हैं प्यारे दोस्तों। और हॉरिजॉन बी, यह स्तर अमृदा सब सॉइल कहलाता है। मतलब मेन सॉइल होती ए और दूसरा है सब सॉइल, टॉप सॉइल ए, और बी जो होता है, जो उसके नीचे की लेयर होती है, बी जो होता है, यह संरक्षण अमृदा सब सॉइल भी कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं, सब सॉइल भी कहते हैं। यह एल्युमिनियम और आयरन के जमा होने के कारण इनमें जो भी हॉरिजॉन बी होता है, इसमें एल्युमिनियम और आयरन के जमा होने के कारण गहरे रंग का होता है, जिसे संपूर्ण स्तर जोन ऑफ एलिवेशन कहते हैं। जोन ऑफ एलिवेशन संपूर्ण स्तर कहते हैं। अब आता है इसमें क्या है, एल्युमिनियम आयरन जमा होने के कारण गहरे रंग का होता है। हॉरिजॉन बी जो होता है गहरे रंग का होता है, ठीक। तो ये सब सॉइल इसे कहते हैं। हॉरिजॉन बी जो होती है सब सॉइल होता है। और हॉरिजॉन सी, जिसमें अपूर्ण रूप से अवक्षीय चट्टानें पाई जाती हैं, इसमें अपूर्ण रूप से अवक्षीय चट्टानें पाई जाती हैं। अब तो इसमें क्या, हॉरिजॉन सी इसमें अपूर्ण रूप से अवक्षीय चट्टानें पाई जाती हैं। और हॉरिजॉन आर इसमें अनपक्षी जनक चट्टानें पाई जाती हैं, अनपक्षी जनक चट्टानें पाई जाती हैं। और हॉरिजॉन ए आर, जिससे ये चट्टानें जो नहीं टूटी होती हैं, नीचे की चट्टानें क्या टूटी होती हैं, उन्हीं के टूटने से ज़मीन बनती है प्यारे दोस्तों। तो नीचे की चट्टानों के टूटने से ज़मीन बनती है, पहाड़ों से टूटने से बनती है, नीचे के चट्टानों से बनती हैं। तो ये क्या होता है, अनपक्षी जनक चट्टानें कहलाती हैं। जो निचला हॉरिजॉन आर होता है, ये चट्टानें पूर्ण चट्टानें जनक चट्टानें होती हैं। और सी जो होती है अपूर्ण रूप से अवक्षीय चट्टानें पाई जाती हैं, पूर्ण रूप से टूटी हुई नहीं होती हैं, ठीक है। अपूर्ण रूप से अवक्षीय चट्टानें पाई जाती हैं प्यारे दोस्तों। तो इस प्रकार से नीचे की चट्टानें भी टूटती हैं तब भी सॉइल बनता है। पहाड़ों की चट्टानें टूटती हैं तब भी सॉइल बनता है प्यारे दोस्तों, ऊपर सॉइल की कंडीशन होती है। तो संयुक्त स्तर ए और बी को एक साथ सोलम कहते हैं। अगर ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, सोलम किसे कहते हैं, जो हॉरिजॉन ए लेयर और बी, हॉरिजॉन ए लेयर जो सबसे ऊपरी लेयर होती है, हॉरिजॉन ए, जिसमें पत्तियां, सभी पुष्प, मतलब अधिक अवशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं, ए और बी को एक साथ क्या कहते हैं, ए और बी लेयर को एक साथ में क्या कहते हैं, सोलम कहते हैं। या मृदा जिसमें पोषक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होता है, ए और बी लेयर में जो होता है मृदा के पोषक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं, जिसे यूट्रॉफिक मृदा कहते हैं, यूट्रॉफिक सॉइल कहते हैं। जबकि जिस मृदा में पोषक पदार्थ कम मात्रा में उसे ऑलिगोट्रॉफिक मृदा कहते हैं, जिसमें ए और बी में अधिक मृदा के ह्यूमस पाया जाता है और इसे यूट्रॉफिक कहते हैं। और जबकि जिस मृदा में पोषक पदार्थ की मात्रा कम होती है, ऑलिगोट्रॉफिक सॉइल कहते हैं प्यारे दोस्तों। मृदा का संरक्षण, कंपोजिशन ऑफ सॉइल, मृदा का संगठन, कंपोजिशन ऑफ सॉइल क्या है, मृदा का संगठन क्या है, कंपोजिशन ऑफ सॉइल। मृदा का संगठन निम्नलिखित पदार्थों द्वारा होता है, मृदा का संगठन निम्नलिखित पदार्थों द्वारा होता है। तो मृदा में जो ए और बी लेयर होती है, हॉरिजॉन लेयर होती है, ए और बी को सोलम कहते हैं, सोलम लेयर कहते हैं। यह मृदा जिसमें पोषक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं, यूट्रॉफिक मृदा कहते हैं। वह मृदा जिसमें पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं, यूट्रॉफिक मृदा कहते हैं। और जिस मृदा में पोषक पदार्थ कम मात्रा में होते हैं, उसे ऑलिगोट्रॉफिक मृदा कहते हैं। क्या उसे ऑलिगोट्रॉफिक कहते हैं प्यारे दोस्तों। और सोलम किसे कहते हैं, सोलम जो होता है ए बी को, जब ए और बी दोनों स्तर एक साथ होते हैं तो उसे सोलम कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं प्यारे दोस्तों। 3 वर्डावली हैं, ए और बी जो हॉरिजॉन लेयर होते हैं मिट्टी के, सॉइल के, तो उनको सोलम कहते हैं। दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, सोलम कहते हैं। और यूट्रॉफिक लेयर कहते हैं जिस मृदा में पोषक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं, उसे यूट्रॉफिक मृदा कहते हैं। और जिस मृदा में पोषक पदार्थ कम मात्रा में होते हैं, ऑलिगोट्रॉफिक मृदा कहते हैं प्यारे दोस्तों। उसे क्या कहते हैं, ऑलिगोट्रॉफिक मृदा कहते हैं। तीनों शब्दावली वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। ऑलिगोट्रॉफिक जिसमें पोषक तत्व की मात्रा कम हो, यूट्रॉफिक मृदा जिसमें पोषक तत्व की मात्रा अधिक हो। सोलम क्या है, सोलम
ट्रॉफिक लेयर, हॉरिजन लेयर ए और बी को मिलाकर सोलम कहते हैं प्यारे दोस्तों। मृदा का संगठन, कंपोजिशन ऑफ सॉइल, मृदा का संगठन लिखित पदार्थों के द्वारा होता है। आपको बता दें कि मृदा जो बना होता है किन किन के द्वारा बना होता है, इसकी बात हम लोग करने चल रहे हैं। तो खनिज पदार्थ, मिनरल्स होते हैं एक तो क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। और दूसरी पॉइंट पे हम बात करें तो खनिज पदार्थ होते हैं। और तीसरी पे मृदा जल होता है। चौथी है मृदा वायु होता है। पांचवी है मृदा जीव। तो 5 कंडीशन बनती है प्यारे दोस्तों। 5 खनिज पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, मृदा जल होते हैं, मृदा वायु होते हैं, मृदा जीव। मतलब खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, मृदा जल, मृदा वायु, मृदा जीव। अब एक एक के भी थोड़ा सा विस्तार से हम लोग देख लेते हैं प्यारे दोस्तों। सभी में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, मृदा का प्रकार में खनिज पदार्थ जो होते हैं, खनिज पदार्थ चट्टानों का अपक्षय के कारण होता है प्यारे दोस्तों। खनिज पदार्थ कब बनते हैं, चट्टान को अपक्षय के कारण खनिज पदार्थ बनते हैं। चट्टानों का अपक्षय के कारण मृदा के कण अनेक प्रकार के पाए जाते हैं, उनके व्यास अलग प्रकार, उनके नाम अलग होते हैं प्यारे दोस्तों। जैसे चिकनी मिट्टी जो होती है प्यारे दोस्तों, चिकनी मिट्टी के कण सबसे बारीक होते हैं। ध्यान दीजिए, चिकनी मिट्टी के कण सबसे बारीक होते हैं, मतलब ये सबसे छोटे पार्ट होते हैं। जैसे 0.002 से कम व्यास का होता है, 0.002 से मिलीमीटर के कम व्यास होता है किसकी, चिकनी मिट्टी के कणों का व्यास। गाद का क्या होता है, मतलब 0.10 हट जाता है 0.02 तक, 0.002 से लेकर 0.02 तक के व्यास को गाद मृदा करते हैं। इससे थोड़ा से बड़े होते हैं, चिकनी मिट्टी से थोड़ा बड़े मिट्टी के कण को गाद कहते हैं। बारीक बालू रेत किसे कहते हैं, 0.02 से लेकर 0.2 तक की जो होते हैं उन्हें बारीक कहते हैं प्यारे दोस्तों। मोटी बालू क्या है, 0.2 से लेकर 2.0 तक। मोटी बालू क्या कहते, 0.2 से लेकर 2.0 तक की मिट्टी को मोटी बालू करते हैं। बजरी किसे कहते हैं, मतलब उससे भी मोटी बालू होती है जो उसे 2.0 से अधिक, 2.0 से अधिक को बजरी कहते हैं। मोटी बालू से अधिक 2.0 से अधिक को बजरी बालू कहते हैं, बहुत मोटी हो जाती है। ठीक है, मोटी बालू हो जाती है। मोटी बालू में आपका 0.2 से लेकर 2.0 तक की कंडीशन रहती है। ठीक है, मोटी बालू। और बजरी क्या है, बजरी में जो क्या आता है कि 2.0 से अधिक। प्यारे दोस्तों, चिकनी मिट्टी में जल संग्रह की क्षमता अधिक होती है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बनता है प्यारे दोस्तों यहाँ से, किस मिट्टी में जल की धारण की क्षमता अधिक होती है, चिकनी मिट्टी में। इसमें CO2 की अधिक सांद्रता, रंध्रावकाश में पानी भर जाने और वायु की कमी होने के कारण जलाक्रांत सरलता से हो जाता है। CO2 की अधिक सांद्रता, रंध्रावकाश में पानी भर जाने के कारण वायु की कमी होने पर जलाक्रांत सरलता से हो जाता है। दोमट मिट्टी क्या है, दोमट मिट्टी किसे कहते हैं, लोयम। दोमट को क्या कहते हैं, लोयम मिट्टी। इसमें 50% बालू होता है, 25% गाद होता है। बालू जो मोटी होती है उससे थोड़ा सा और महीन गाद होता है, और 25% चिकनी मिट्टी होती है प्यारे दोस्तों। ऐसी मिट्टी को क्या कहते हैं, दोमट मिट्टी कहते हैं। ऐसी मिट्टी को हम क्या कहते हैं, दोमट मिट्टी कहते हैं। या पौधों की वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त है, या पौधों की वृद्धि के लिए क्या है, अधिक उपयुक्त है। कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक एलिमेंट्स। कार्बनिक पदार्थ में क्या होता है, या पौधों तथा जंतुओं के मृत शरीर या उनके उत्सर्जी पदार्थ आज से प्राप्त होते हैं। कार्बनिक पदार्थ और ऑर्गेनिक एलिमेंट में क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ में या पौधे तथा जंतुओं के मृत शरीर या उनके उत्सर्जी पदार्थ आज से प्राप्त होते हैं। कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, दोमट मिट्टी होती है प्यारे दोस्तों, या 50% बालू होता है, 25% गाद होता है जो थोड़ा सा उससे बड़ी मिट्टी होती है। चिकनी मिट्टी जो बिल्कुल बारीक होती है, या पौधों की वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त होती है, या पौधों की वृद्धि के लिए दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। कार्बनिक पदार्थ, अब हम आते हैं, अभी तक तो हम लोगों ने क्या देखा, खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थों के बाद हम लोग देखते हैं कि कार्बनिक पदार्थ। ऑर्गेनिक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं प्यारे दोस्तों, ऑर्गेनिक एलिमेंट मिट्टी में कौन कौन से होते हैं मिले हुए, या पौधे तथा जंतुओं के मृत शरीर, औषधीय पदार्थ आज से मृत कार्बनिक पदार्थ के द्वारा बनते हैं। इनके द्वारा क्या होते हैं, बनते हैं। इसके नीचे आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, टफ्ट कहलाते हैं, आलेपन कहते हैं। अपघटित कार्बनिक पदार्थ आलेपन कहते हैं। कार्बनिक पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा गला दिए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या क्या गला दिए जाते हैं, जो मिट्टी में मिलकर ह्यूमस का निर्माण करते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ वही है जो पौधों और जंतुओं के द्वारा मिट्टी में मिलाकर मिल के बनते हैं, उसे ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस के कारण मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, वातन क्षमता, सरंध्रता बढ़ जाती है। ह्यूमस में नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास आदि उपस्थित होते हैं। ह्यूमस में नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटास, फास्फोरस आदि उपस्थित होते हैं। मृदा जल
सॉइल वाटर की बात की जाए, सॉइल वाटर की बात की जाए, मृदा जल। अब आता है प्यारे दोस्तों मृदा जल। सॉइल में जो होते हैं मृदा जल प्राकृतिक रूप से शुष्क, देखिए बलुई मृदा को प्राकृतिक रूप से शुष्क फिजिकली ड्राई सॉइल मृदा कहते हैं। बलुई मृदा जो बालू वाली मृदा होती है वो फिजिकली ड्राई मृदा कहते हैं। चिकनी मिट्टी लवण रागी मिट्टी को शरीर क्रियात्मक रूप से शुष्क फिजियोलॉजिकली ड्राई कहते हैं। शारीरिक क्रियात्मक रूप से शुष्क फिजियोलॉजिकली ड्राई मिट्टी कहते हैं। लवड़ी मिट्टी को चिकनी मिट्टी और लवड़ी मिट्टी को लवण रागी मिट्टी को शरीर क्रियात्मक रूप से शुष्क फिजियोलॉजिकली ड्राई कहते हैं, ड्राई मिट्टी कहते हैं। मृदा में उपस्थित संपूर्ण जल होलार्ड पौधों द्वारा प्राप्त जल चेसार्ड, देखिए मृदा में उपस्थित संपूर्ण जल को क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? मृदा में जो पूरा जल है होता है उसे होलार्ड कहा जाते हैं। पौधों द्वारा प्राप्त जल को चेसार्ड कहा जाता है। पौधे जो जल प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है? चेसार्ड कहा जाता है। अपर्याप्त जल इकार्ड कहलाता है। जो अपर्याप्त जल होता है उसे इकार्ड कहते हैं। होलार्ड जो संपूर्ण जल होता है मृदा में, और चेसार्ड जो पौधे द्वारा जल को अवशोषित किया जाता है उसे चेसार्ड कहते हैं। अपर्याप्त जल इकार्ड कहलाता है। उपजाऊ मृदा की पीएच जो 6 से 7 के बीच होती है प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि उपजाऊ मृदा की पीएच कितनी होती है? 6 से 7 होती है। कम या अम्लीय पीएच पर जीवाणु की सक्रियता कम हो जाती है। अगर इससे कम या अधिक हो जाए तो वहाँ पे जो जीवाणु होते हैं उसकी सक्रियता कम हो जाती है प्यारे दोस्तों। मृदा वायु, अगर मृदा वायु की बात की जाए, मृदा में ऑक्सीजन की उपस्थिति जड़ों के शोषण के लिए आवश्यक होता है प्यारे दोस्तों। जड़ों में शोषण होता है, अगर कोई भी जीव है तो शोषण तो करेगा उसकी सेल्स, और जड़ों में जो पौधों की जड़ों में शोषण के लिए आवश्यक होता है मृदा में ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड की आंशिक मात्रा जड़ों के लिए जहरीली होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा प्यारे दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा जो है जड़ों के लिए हानिकारक होता है, जबकि ऑक्सीजन जो शोषण के लिए आवश्यक होता है। मृदा जल सॉइल ऑर्गेनिज्म, मृदा में अनेक जीव मृदा जीव सॉइल ऑर्गेनिज्म, मृदा जीव सॉइल ऑर्गेनिज्म मतलब सॉइल में रहने वाले जीव। मृदा में अनेक प्रकार के जीव रहते हैं, जैसे जीवाणु, कवक, एक्टिनो माइसिटीज, शैवाल, प्रोटोजोआ, रोटीफर, सूत्रकीम आदि, आर्थ्रोपोडा आदि। एक्टिनोमाइसिटीज, शैवाल, प्रोटोजोआ, रोटीफर, सूत्रकीम और आर्थ्रोपोड, ये जितने हैं जीवाणु, कवक, एक्टिनोमाइसिट, शैवाल, प्रोटोजोआ, रोटीफर, सूत्रकीम, आर्थ्रोपोडा आदि सभी मृदा जीव हैं। कैसे हैं? मृदा जीव हैं। भारतीय मृदाओं के प्रकार, अब हम लोग देखते हैं मृदा जीव। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मृदा का संगठन किन किन चीज़ों से बना? मृदा का संगठन जो खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ हम लोगों ने पढ़ा, मृदा जल, सॉइल वाटर, सॉइल एयर और मृदा सॉइल ऑर्गेनिज, सॉइल मतलब मृदा में रहने वाले जीव। तो इतनी कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा कि मृदा में क्या क्या संगठन से बना है। और भारतीय मृदाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंडियन सॉइल। भारतीय मृदा निम्न प्रकार की होती हैं। लवड़ी या क्षारीय मृदा, प्यारे दोस्तों लवड़ी या क्षारीय मृदा, इस मृदा में विभिन्न प्रकार के लवण और क्षार पाए जाते हैं। ये अत्यधिक अनुपजाऊ होती हैं। भारतीय मृदाओं के प्रकार, भारतीय मृदा निम्न प्रकार की होती है। लवड़ी और क्षारीय मृदा, इस मृदा में विभिन्न प्रकार के लवण और क्षार पाए जाते हैं जो अधिक अनुपजाऊ होती हैं। लवण जिसमें और क्षार बहुत मात्रा होती है तो वह अनुपजाऊ होती है। भारतीय मृदा निम्न प्रकार की लवड़ी और क्षारीय मृदा में अधिक खेती नहीं हो सकती और ये अनुपजाऊ मृदा होती हैं। जलोढ़ मृदा, यह मृदा दोमट और चिकनी मिट्टी के घटक अधिक होते हैं, क्षारीय या उदासीन होते हैं। इनमें भी बहुत ज़्यादा खेती नहीं है। जलोढ़ में दोमट और चिकनी मिट्टी से मिलकर क्या बनते हैं? जलोढ़ मृदा बनते हैं। तो जलोढ़ मृदा क्या होती है? दोमट और चिकनी मिट्टी से बनते हैं। तो दोमट और चिकनी मिट्टी के बनने से उदासीन होते हैं और इसमें जो होता है क्षारीय होते हैं, जिससे इसमें भी पौधे उतनी मात्रा में नहीं ग्रो करते। लाल मृदा, यह पौधों के लिए अति उपयोगी मृदा है। लाल मिट्टी जो होती है पौधों के लिए अति उपयोगी होती है, जिसमें घास, वन, फसलें आदि उगाई जा सकती हैं। या मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तरी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। या मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तरी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, जहाँ पर 100 से 300 सेमी प्रति वर्ष होती है, मतलब वर्षा होती है। और तापक्रम सदैव 22 सेल्सियस टेम्परेचर से ऊपर रहता है। 22 सेल्सियस टेम्परेचर से ऊपर रहता है। 100 से 300 सेमी वर्षा प्रतिवर्ष होती है वहाँ पे। काली मृदा, काली मृदा क्या? इसमें क्ले होता है प्यारे दोस्तों। काली मृदा जो होती है क्ले होता है, इसमें क्या होता है? क्ले। काली मृदा में क्ले होता है और यह दक्षिण पश्चिमी भारत के पठारों पर पाई जाती है। दक्षिण पश्चिमी भारत के पठारों पर पाई जाती है, जिसमें गन्ना, कपास, मूंगफली। काली मिट्टी में कौन कौन सी खेती होती है? गन्ना, कपास, मूंगफली, चावल, सोयाबीन आदि उगाए जाते हैं प्यारे दोस्तों। यह भी उपजाऊ मिट्टी होती है। लैटराइट मृदा, यह नदियों के डेल्टा मुहानों पर पाई जाती है, जहाँ पे डेल्टा बनते हैं प्यारे दोस्तों। दो नदियाँ जहाँ पे बढ़ती हैं वहाँ पे डेल्टा बनता है और उन मुहानों पर पाए जाने वाली मिट्टी को लैटराइट मृदा करते हैं। इसमें
गाय भैंस का गोबर पौधे आदि होते हैं, इसलिए अधिक उपजाऊ होती है। यह क्या होती है, लेटराइट मिट्टी जो होती है, गाय भैंस के गोबर पर पौधे आदि होते हैं, इसलिए अधिक उपजाऊ होती है। प्यारे दोस्तों, नदियों के मुहानों पर पाई जाती हैं, जहाँ पर नदियाँ जुड़ती हैं या वहाँ से अलग होती हैं तो लेटराइट मृदा वहाँ पे पाई जाती है। या नदियों और डेल्टा के मुहानों पर पाई जाती है, इसमें गाय भैंस का गोबर पौधे होते हैं, पौधे भी बहुत होते हैं, तो लेटराइट मृदा होती है। मरुस्थलीय मृदा, यह मृदा पश्चिमी रेगिस्तान में होती है, पश्चिमी रेगिस्तान में होती है, इसमें कार्बनिक पदार्थ जल बहुत कम होता है, इसलिए यह उपजाऊ नहीं है। यह मृदा पश्चिमी रेगिस्तान में होती है, यह कार्बनिक पदार्थ जल बहुत कम होता है, इसमें जल, मरुस्थलीय में क्या जल बहुत कम होता है, इसलिए यह उपजाऊ नहीं होती। मरुस्थलीय मृदा जो उपजाऊ नहीं होती। पर्वतीय मृदा, यह हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है। इसमें जो होता है चीड़, देवदार आदि के वृक्ष ही उग पाते हैं। पर्वतीय मृदा में चीड़, देवदार आदि के वृक्ष ही उग पाते हैं। पीठमय मृदा, यह मृदा ब्रह्मपुत्र घाटी, केरल के पश्चिमी जलोढ़, यह मृदा कहाँ बनती है, ब्रह्मपुत्र घाटी, केरल के पश्चिमी जलोढ़ के गर्तों में पाई जाती है। पीठ मृदा जो होती है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, एल्बुलाइल मिट्टी पाई जाती है। विशेष प्रकार की काष्ठीय वनस्पतियाँ उत्पन्न होती है इसमें। यह मृदा काफ़ी अम्लीय होती हैं, भारी होती है, रंग में काली होती हैं। पीठमय मृदा जो है अम्लीय होती हैं, भारी होती है, रंग में काली होती हैं। प्यारे दोस्तों, दलदली मृदा, ये मृदाएँ सुंदरबन के तटीय क्षेत्र में होती हैं। ये मृदाएँ जो होती हैं सुंदरबन के तटीय क्षेत्रों में, उड़ीसा, बंगाल, ये मृदाएँ सुंदरबन के तटीय क्षेत्रों में जैसे उड़ीसा, बंगाल और दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु में पाई जाती है। दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु में पाई जाती है। जलाक्रांत एवं भारी होती हैं, ये जल को अधिक धारण करने वाली। दलदली मृदा में जल बहुत अधिक मात्रा में होता है और भारी होती है। मृदा कैसी होती है, भारी होती है। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा, भारतीय मृदा के प्रकार, जो मृदा के टाइप्स हैं हम लोगों ने देखा। लवड़ी मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा, पीठमय मृदा और दलदली मृदा, इन सब मृदा को हम लोगों ने देखा। प्यारे दोस्तों, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। प्यारे दोस्तों, बार बार वीडियो को देखिए और जिससे कि आपको सारी चीज़ें एनालाइज हो और अच्छे से याद हो जाएं। मृदा अपर्दन क्या है, सॉइल इरोजन, ये भी पूछा जाता है प्यारे दोस्तों, अच्छे ढंग से इसको भी लर्न कर लीजिए। मृदा अपर्दन क्या है, सॉइल इरोजन किसे कहते हैं, टॉप सॉइल। देखिए मृदा अपर्दन क्या है, टॉप सॉइल या उपजाऊ मिट्टी की हवा, पानी, अन्य भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जो टॉप सॉइल होता है वह उपजाऊ मिट्टी, हवा, पानी, अन्य भौगोलिक परिस्थितियों के कारण स्थानांतरण, एक स्थान दूसरे स्थान पर पहुँच जाना मृदा अपर्दन कहलाता है। निम्न प्रकार का होता है। तो मृदा का अपर्दन किसे कहते हैं, जो टॉप सॉइल होता है वह हवा, पानी और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उसका स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं, सॉइल मृदा अपर्दन कहते हैं। सॉइल अपर्दन क्या है, अब एक कितने प्रकार का होता है, निम्न प्रकार का होता है प्यारे द्वारा, वायु द्वारा अपर्दन, एयर इरोशन, जल द्वारा, वाटर इरोशन और जल द्वारा होता है, और मानव क्रिया द्वारा अपर्दन होता है, मानव क्रियाओं के द्वारा भी इरोशन होता है। तो 3 कंडीशन है, वायु द्वारा, जल द्वारा, मानव की क्रिया द्वारा अपर्दन की प्रक्रिया पाई जाती है। वायु द्वारा, जल द्वारा और मानव की क्रिया के द्वारा अपर्दन की क्रिया पाई जाती है। तो वायु अपर्दन 3 प्रकार का अपर्दन होता है, वायु द्वारा, जल द्वारा और मानव की क्रियाओं के द्वारा। तो वायु अपर्दन क्या है, इस प्रकार का अपर्दन मुख्य शुष्क स्थानों पर होता है। प्यारे दोस्तों, अगर वायु के द्वारा अपर्दन हो रहा है तो वहाँ का स्थान कैसे होगा, शुष्क होगा। समुद्री किनारों पर तथा मरुस्थलों में तेज वायु से मिट्टी के हटने के कारण होता है। समुद्री किनारों पर, शुष्क स्थानों पर और मरुस्थल में तेज हवाओं के द्वारा मिट्टी एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पहुँच जाती हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन को क्या कहते हैं, वायु के द्वारा अपर्दन कहते हैं। यह निम्न प्रकार का होता है। जो वायु द्वारा अपर्दन होता है प्यारे दोस्तों, वो निम्न प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार से होता है। वायु द्वारा जो अपर्दन होता है 2 प्रकार से होता है, निलंबन, सस्पेंशन और साल्टेशन, वल्गन। तो निलंबन क्या है, सस्पेंशन क्या, मृदा के सूक्ष्म कण धूल के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु द्वारा ले जाएं, उसे सस्पेंशन कहा जाता है प्यारे दोस्तों। वल्गन क्या है, साल्टेशन किसे कहते हैं, साल्टेशन यदि मृदा के कण बड़े 1.0 से 1.5 मिलीमीटर हों, यदि 1.0 से 1.5 मिलीमीटर हों तो भारी होते हैं, जो तेज हवा के कारण भूमि पर लुढ़क कर चलते हैं प्यारे दोस्तों, साल्टेशन कहते हैं। अगर वो कण लुढ़क कर आगे बढ़ते हैं से भूमि की सतह से ऊपरी मृदा कण अलग हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन को वल्गन, साल्टेशन कहते हैं प्यारे दोस्तों। वल्गन कहते हैं जब मृदा कण थोड़ा बड़े हों,
मतलब लुढ़क कर चलें तो उसे हम क्या कहते हैं, साल्टेशन कहते हैं या वल्गन हिंदी में कहते हैं। निलंबन क्या है, सस्पेंशन जब उड़ कर जाएँ, जो उड़ कर जाएँ, धूल के कण एक स्थान दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं, बहुत छोटे होते हैं कण, तो उसे निलंबन कहते हैं। जब थोड़ा बड़े होते हैं 1.0 से 1.5 मिलीमीटर भारी होते हैं, जो तेज हवा के कारण भूमि पर लुढ़क कर चलते हैं, जिससे भूमि की सतह से ऊपरी मृदा अलग हो जाती है। ऊपरी मृदा सतह से क्या होती है, अलग हो जाती है। तो इसको क्या कहते हैं, वल्गन साल्टेशन कहते हैं। प्यारे दोस्तों, जल अपर्दन क्या है, वाटर इरोजन। जल अपर्दन, वाटर इरोजन क्या है, अपर्दन। जल अपर्दन किसे कहते हैं, जल का प्रवाह तथा वर्षा की बूंदें मृदा को बहाकर दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। जल अपर्दन निम्न प्रकार का होता है। जल का प्रवाह, वर्षा की बूंदें मृदा को बहाकर दूसरे स्थान पर ले जाती हैं, इसे जल अपर्दन कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, मृदा का प्रवाह, वर्षा की बूंदें मृदा को बहाकर दूसरे स्थान पर ले जाती हैं, जिसे जल अपर्दन कहते हैं। अब हम लोग अब भाई हवा के द्वारा जाता है, मृदा अपर्दन जो है वायु अपर्दन कहते हैं। जब जल के द्वारा जाएगा तो जल अपर्दन होगा ना। जल का प्रवाह, जल के द्वारा जब मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तो उसे मृदा वाटर इरोजन कहते हैं, जल अपर्दन कहते हैं। ये भी अपर्दन निम्न 2 प्रकार के होते हैं। जैसे वायु का अपर्दन 2 प्रकार का होता है, निलंबन और वल्गन साल्टेशन होता था। उसी प्रकार से जल अपर्दन 2 प्रकार के होते हैं। जल अपर्दन भी 2 प्रकार के, शीट इरोजन, परत अपर्दन। मैदानी भूमि में जल के वहन के कारण पतली परत के रूप में मिट्टी भर जाती है। पतली पतली परतों के रूप में मिट्टी का हटना क्या कहते हैं, शीट इरोजन कहते हैं। रील अपर्दन क्या है, रील इरोजन। रील अपर्दन क्या है, बालू ढालू भूमि पर बहते जल, ढालू भूमि पर बहते जल द्वारा मृदा के ले जाने से अनेक कम गहरी नालियाँ बन जाती है। क्या होती है, छोटी छोटी नालियाँ बन जाती है, रील इरोजन कहलाते हैं। जब जैसे ढालू भूमि है वहाँ पर जब जल बहता है तो क्या करता है, कहीं कहीं पर नालियाँ बन जाती हैं। इस प्रकार से काफ़ी मिट्टियाँ बह जाती हैं, जिसे रील कहते हैं। रील या क्षुद्र सरिता कहते हैं, छोटी छोटी सरिता रील कहेंगे या क्षुद्र सरिता कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षुद्र सरिता कहते हैं। अगला इसी में पॉइंट है अनालियाँ अपर्दन, गुली इरोजन। अनालियाँ अपर्दन, गुली इरोजन क्या, पहाड़ी ढलानों पर अनालियाँ अपर्दन क्या है, गुली इरोजन। गुली इरोजन किसे कहते हैं, जब पहाड़ियों पर ढलानों पर अनेक छोटी नलियाँ बनकर बड़ी नालियाँ ग्यूलीज बन जाती हैं, तो इसे क्या कहते हैं, ग्यूली इरोजन कहते हैं। पहाड़ पर जो छोटी छोटी नालियाँ बनकर बड़ी नालियाँ बन जाती हैं, प्यारे दोस्तों, नदियों जैसी बन जाती हैं, तो क्या अनालियाँ अपर्दन कहते हैं। और नदी तटीय अपर्दन, जल मतलब जल का अपर्दन जो होता है नदी के तट से, नदी तटीय अपर्दन। रिपेरियन इरोजन नदी तटीय अपर्दन कहते हैं। जल के तेज प्रवाह के कारण बाढ़ के समय नदियों के किनारे के जल, देखिए जल के तेज प्रवाह के कारण बाढ़ के समय नदियों के किनारे भी जल के साथ बह जाते हैं। नदियों के किनारे भी जो नदियों के किनारे होते हैं वो जल के साथ बह जाते हैं, इसको तटीय अपर्दन कहते हैं। नदी तटीय अपर्दन, नदी तटीय अपर्दन, जो नदियों के तट के जो जल बह जाते हैं, नदी तटीय मतलब जैसे गंगा ही देखिए, किसी भी नदी में देखिए बगल की जो मिट्टी है वो बहकर चली जाती है बाहर, नदियों से टूटते हुए वो बाहर बहती हुई चली जाती है बाढ़ के समय जैसे, तो ऐसे क्या कहते हैं, नदी तटीय अपर्दन कहते हैं। ठीक है। और भूस्खलन क्या है, लैंड स्लाइड्स। अधिक वर्षा के कारण पहाड़ों के कुछ भाग भारी होने से गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे लुढ़क जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अधिक वर्षा के कारण पहाड़ों के कुछ भाग भारी होने से गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे लुढ़क जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होते हैं, वे नीचे आ जाते हैं। इसे भूस्खलन कहते हैं, लैंडस्लाइड्स कहते हैं। भूस्खलन लैंडस्लाइड कहते हैं। ये जल अपर्दन में होता है प्यारे दोस्तों। भूस्खलन की प्रक्रिया कहाँ होती है, जल अपर्दन, नदी तटीय अपर्दन होता है। और नालिका अपर्दन जो पहाड़ों पर होता है, नदियों के तटों पर जो अपर्दन होता है नदी तटीय। और नालिका अपर्दन कहाँ होता है, पहाड़ों की ढलानों पर होता है। रील अपर्दन क्या होता है प्यारे दोस्तों, जो ढालू भूमि होती है। रील अपर्दन कहाँ होता है, जो ढालू भूमि होती है, बहते जल से मृदा में छोटी छोटी नलियाँ बन जाती है, इससे रील कहते हैं, रील अपर्दन कहते हैं। परत अपर्दन, मैदानी भाग में जल को परतों के रूप में जो बहती है उसे क्या कहते हैं, परत अपर्दन कहते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं प्यारे दोस्तों, एक एक पॉइंट पर नज़र रखना जरूरी होता है। अगर आपके एग्ज़ाम देना है, सिलेबस के एक एक पॉइंट पर नज़र रहेगा तभी जाके आपका क्वालिफाई हो पाता है। प्यारे दोस्तों, मेहनत तो करना है, इससे पीछे नहीं हटना है। प्यारे दोस्तों, खूब मेहनत करो जिससे कि माता पिता के सपनों को साकार करें, अपने सपनों को साकार करें। प्यारे दोस्तों, तो
खूब मेहनत करें, खूब वीडियो देखें और एक लाइक तो कर दें इस भाई के लिए भी, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो मानव क्रिया द्वारा अपर्दन अब तीसरा है, मानव क्रिया द्वारा अपर्दन, इरोजन बाय ह्यूमन एक्टिविटी। मानव क्रिया के द्वारा जो अपर्दन होता है प्यारे दोस्तों वो कैसे होता है, अब जानते हैं कि अतिचारण, ओवर ग्रेजिंग, मतलब बहुत चारवाहे जो होते हैं, जैसे आप जानवरों को चराने जाते हैं लोग, तो अतिचारण से भी उनको खुरों के द्वारा जब मिट्टी कटती है, बाद में बारिश के द्वारा वो बह जाती है, हवा से उड़ जाते हैं। तो वनोन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन भी करते हैं। मानो क्या है, भैया काट रहे हैं अपनी कमी को पूरा करने के लिए, वनों को काट रहे हैं, लगाने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो इन्हें क्या है डिफॉरेस्टेशन कहते हैं प्यारे। जो वनों का उन्मूलन, वनों को काट कर उनका यूज कर रहे हैं, तो इसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। खनन संक्रिया और माइनिंग ऑपरेशन के कारण खनन की प्रक्रियाएं हो रही हैं स्थान स्थान पर, जिसके कारण मृदा की हानि होती है और भूमि की उर्वरता कम हो जाती है प्यारे दोस्तों। तो मानव क्रिया द्वारा भी अपर्दन क्रिया होता है, तो जिससे हम लोग वनोन्मूलन, ओवरग्रेजिंग, अतिचारण से होता है, और खनन प्रक्रिया के द्वारा मानव द्वारा भी अपर्दन प्रक्रियाएँ की जाती हैं। अब आता है हम लोग मृदा संरक्षण। अभी तक हम लोग अपर्दन पढ़े हैं, अब आता है सॉइल कंजर्वेशन। मृदा का संरक्षण हम कैसे करते हैं, मृदा का संरक्षण हम किस प्रकार से करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों। देखिए प्यारे दोस्तों, मृदा का संरक्षण, कंजर्वेशन हम करना है, मृदा का संरक्षण करना है, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। तो मृदा के संरक्षण की निम्न विधियाँ प्यारे दोस्तों। पहले हम लोग जैविक बायोलॉजिकल मेथड पढ़ते हैं कि हम बायोलॉजिकल मेथड से जैविक विधियों के द्वारा किस प्रकार से मृदा को रोक सकते हैं। तो सबसे पहले एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस, सस्य वैज्ञानिक विधियाँ, जो सस्य वैज्ञानिक विधियाँ उसके द्वारा, इन विधियों से विभिन्न वनस्पति उगाकर मृदा का अपर्दन रोका जाता है प्यारे दोस्तों। एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस, एग्रो सस्य विज्ञानी विधियाँ होती हैं, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस होता है। इस विधियों के द्वारा विभिन्न वनस्पतियाँ उगाकर मृदा का अपर्दन रोका जाता है। इन विधियों के में विभिन्न वनस्पति उगाकर मृदा का अपर्दन रोका जाता है प्यारे दोस्तों। इन विधियों के द्वारा विभिन्न वनस्पतियों को उगाकर मृदा का अपर्दन क्या करते हैं, हम लोग रोकते हैं। कंटूर या समोच्च रेखी खेती या कृषि, काउंटर फार्मिंग या समोच्च रेखी खेती या कृषि। काउंटर फार्मिंग वर्षा के पानी का तेज बहाव कम करने के लिए खेतों में क्रमशः खांचे, फरो तथा कटक रिड्ज बनाए जाते हैं। समान ऊंचाई के कटक रिड्ज कंटूर कहलाते हैं प्यारे दोस्तों। इन विधियों में वनस्पति उगाकर मृदा का अपर्दन रोका जाता है। तो कंटूर विधि या समोच्च रेखी खेती या कृषि, काउंटर विधि। काउंटर फार्मिंग होता है, वर्षा के पानी का तेज बहाव कम करने के लिए खेतों में क्रमशः खांचे बनाए जाते हैं, फरो बनाया जाता है, कटक रिड्ज बनाए जाते हैं। और समान ऊंचाई के कटक को क्या कहते हैं, कंटूर कहते हैं। समान ऊंचाई के कटक को क्या कहते हैं, रिड्ज को क्या कहते हैं, कंटूर कहते हैं प्यारे दोस्तों। तो कंटूर बनाकर स्थानों पर खेतियाँ की जाती हैं। जो ऊंचाई वाले भाग होते हैं वहाँ कंटूर बनाए जाते हैं, और वहाँ पौधे लगाकर हम क्या करते हैं, कंटूर समान ऊंचाई के कंटक रिड्स जो होते हैं कंटूर कहलाते हैं। फसल चक्र या सस्यवर्तन, क्रॉप रोटेशन के द्वारा भी हम जो है फसल चक्र के द्वारा भी हम फसल चक्र के द्वारा हम भूमि की उपजाऊ को रोक सकते हैं। इसमें किसी खेत में हर ऋतु में एक ही प्रकार की फसल न उगाकर विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाते हैं। एक साल गहरी जड़ों वाली फसल लगाने के बाद अगले वर्ष कम गहरी जड़ों वाले फसल लगाते हैं। मुख्यतः प्रमुख फसल के साथ दूसरी फसल में फलीदार पौधे को उगाया जाता है, जिससे खेती की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है। क्योंकि दलहनी फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जीवाणु पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को पुनः समान कर देते हैं प्यारे दोस्तों। इस प्रकार से हम फसल चक्र के द्वारा जो भी क्रॉप रोटेशन के द्वारा ज़मीन की उपजाऊपन को बनाए रखते हैं। सीढ़ी नुमा खेती, टेरेसिंग किया जाता है। सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। पहाड़ों के ढालू क्षेत्रों में विभिन्न ऊंचाइयों पर भूमि को काट कर समतल खेत बनाए जाते हैं प्यारे दोस्तों। पहाड़ों के ढालू क्षेत्रों में विभिन्न ऊंचाइयों पर भूमि को काट कर समतल खेत बनाए जाते हैं। पहाड़ियों के ढालू क्षेत्र में विभिन्न ऊंचाइयों पर भूमि को काट कर समतल खेत बनाए जाते हैं। उन स्थानों पर फसलें उगाए जाते हैं। उन स्थानों पर क्या फसलें उगाए जाते हैं। ऐसा करने से पानी धीमी गति से बहता है और भूमि का कटाव अपर्दन कम होता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। सीढ़ी जैसे बना के खेती की जाती है, जिससे भूमि का कटाव कम होता है। और मुल्चिंग के द्वारा, मुल्चिंग क्या है प्यारे दोस्तों, मुल्चिंग क्या है, फसल काटने के बाद मक्का, कपास और आलू जैसे पौधों के वृंत
खेतों में एक परत के रूप में फैला दिए जाते हैं, मल्चिंग कर दिए जाते हैं, इससे वाष्पन कम होता है। मृदा में जल की अधिक मात्रा रहती है। यह जल वातीय रंध्रों अपरदन को रोकने में उपयोगी होता है। यह जल नमी जो बनी रहती है यह कार्यक्रम मृदा के अपरदन को रोकने में क्या अच्छा रहता है, मृदा के अपरदन को रोके रखता है। तो मक्का, कपास और आलू आदि के खेतों के विभिन्न खेतों में फैला दिए जाते हैं, जिससे भी मृदा अपरदन नहीं होती। प्यारे दोस्तों, इस प्रक्रिया को मुल्चिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मुल्चिंग। मतलब खेतों में जो है मक्का, कपास, आलू आदि के पौधों के वृंद को जब आप फैला दोगे, नीचे नमी रहेगी, नमी ज़्यादा बनी रहेगी, तो वहाँ की मृदा के कण जो अपरदन की प्रक्रिया है हवाओं के द्वारा नहीं होगी। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। और कैसे रोका जा सकता है? ये जैविक प्रक्रिया है। सस्य या एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस के द्वारा हम लोग एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस के अलावा जैविक विधियों के द्वारा हम कैसे मृदा अपरदन को रोक सकते हैं? पट्टीदार खेती, स्ट्रिप क्रॉपिंग करते हैं। फसल को पट्टियों या पंक्तियों में बोया जाता है। ये पट्टियाँ सर्वोच्च रेखाओं में हवा की दिशा में 90 अंश की दिशा में तथा समांतर हो सकती हैं। पट्टीदार खेती का फसल को पट्टियों या पंक्तियों में बोया जाता है। ये पट्टियाँ जो होती हैं सर्वोच्च रेखाओं हवा की दिशा में 90 की दिशा में तथा समांतर हो सकती हैं। पट्टियों में बड़ी पत्तियों का अपरदन रोकने वाले पौधे, छोटी पत्तियों का अपरदन न रोकने वाले पौधों को एकांतर क्रम में लगाया जाता है। प्यारे दोस्तों, क्या होता है? पट्टियों में ऐसे पौधों को लगाया, बड़ी पत्तियों वाले, एक तो बड़ी पत्ती जिसकी पत्तियाँ बड़ी बड़ी होती हैं को लगाया जाता है, फिर छोटी पत्तियों वाले को लगा दिया जाता है, जिससे एकांतर क्रम में लगाते हैं, जिससे भी अपरदन पट्टीदार खेती में अपरदन की क्रिया को हम क्या करते हैं? रोक सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अब आता है घास वैज्ञानिक विधियाँ, एग्रोनॉमिकल मेथड, एग्रोइस्टोलॉजिकल। अभी तक हम लोग बायोलॉजिकल मेथड से पढ़े हैं। ठीक है, घास वैज्ञानिक विधियाँ, एग्रोइस्टोलॉजिकल मेथड, घास वैज्ञानिक विधियों के द्वारा हम किस प्रकार से मृदा की खेती को रोक सकते हैं, अपरदन को रोक सकते हैं। देखिए, जैविक विधियाँ में जो होती है, जैविक विधियाँ में जो हैं दो हैं, सस्य वैज्ञानिक विधियाँ, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस है, और दूसरा है घास वैज्ञानिक विधियाँ। एग्रोनॉमिक में आपने कंटूर विधि पढ़ा, फसल चक्र पढ़ा, सीढ़ी नुमा खेती, मुल्चिंग आपने पढ़ा, पट्टीदार खेती पढ़ा, मुल्चिंग के किसे कहते हैं, सीढ़ी नुमा खेती किसे कहते हैं, हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ा। फसल चक्र के द्वारा, कंटूर विधि के द्वारा, तो पट्टीदार खेती के द्वारा। तो इस प्रकार में हम लोगों ने देखा। तो शल्य वैज्ञानिक चिकित्सा, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस के द्वारा हम लोगों ने ये प्रक्रिया देखी। घास वैज्ञानिक विधियाँ, एग्रोइस्टोलॉजिकल मेथड जो होता है, इन विधियों में घास उगाई जाती है। प्यारे दो, घास वैज्ञानिक विधियाँ जो होती है, इस एग्रोइस्टोलॉजिकल मेथड में जो होता है, इस विधियों में घास उगाई जाती है जो मृदा के संगठित बाइंड करने का काम करती है, जिसमें निम्न विधियाँ प्रयुक्त की जाती है। ले खेती, ले फार्मिंग, इस विधि में फसलों के साथ घासों को विभिन्न ऋतुओं में एकांतर किया जाता है। ले खेती किसे कहते हैं? ले फार्मिंग, इस विधि में फसलों के साथ घासों को विभिन्न ऋतुओं में एकांतरित किए जाते हैं। ले खेती किसे कहते हैं? इस विधि में फसलों के साथ घासों को भी क्या कहते हैं? फसलों के साथ घासों को विभिन्न ऋतुओं में एकांतरित किया जाता है, लगाया जाता है। प्यारे दोस्तों, तो घास विधि द्वारा भी वर्षाहीन खेती या शुष्क खेती, कृषि, ड्राई फार्मिंग, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है, शुष्क खेती की जाती है। इन स्थानों पर ऐसी फसलें उगाते हैं जो कम समय में पक जाती हैं, जिससे कम पानी की आवश्यकता होती है। वर्षाहीन खेती या शुष्क खेती में हम कैसे फसल जो कम समय में पक जाती है, ऐसे फसलों को उगाते हैं। अब आता है प्यारे दोस्तों वनोरोपण तथा वृक्षारोपण। ये आपका मृदा संरक्षण में प्यारे दोस्तों आएगा। वनोरोपण और मृदा रोपण के द्वारा भी हम मृदा को रोक सकते हैं, अपरदन को रोक सकते हैं। वनोरोपण करके वृक्षारोपण करके भी मृदा अपरदन को हम रोक सकते हैं। प्यारे दोस्तों, घास वैज्ञानिक विधियाँ हम लोगों ने देखा, सस्य वैज्ञानिक विधियाँ, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस और एग्रोइस्टोलॉजिकल मेथड। घास वैज्ञानिक विधियाँ, विविध घास उगाई जाती हैं, उसके आधार पर हम लोगों ने देखा। और वनारोपण, वृक्षारोपण, ठीक, वनारोपण कहिए चाहे वृक्षारोपण कहिए, वनारोपण है वृक्षारोपण। एफॉरेस्टेशन एंड प्लांटेशन के द्वारा हम वृक्षों को, मृदा के अपरदन को रोक सकते हैं। वनारोपण बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन को रोकने का प्रमुख उपाय है। प्यारे दोस्तों, वनारोपण बाढ़ नियंत्रण तथा मृदा अपरदन, बाढ़ नियंत्रण भी करता है और मृदा अपरदन दोनों को रोकने का प्रमुख उपाय वनारोपण होता है। प्यारे दोस्तों, बड़े बड़े वृक्षों को कतारों में लगाने से हवा पानी का प्रभाव
भूमि पर कम पड़ता है। इसे वायु अवरोधन विंड ब्रेक कहते हैं। अधिक संख्या में पेड़ों का कटाव डिफॉरेस्टेशन ही नदियों में बाढ़ का कारण होता है। प्यारे दोस्तों, अधिक पेड़ों के कटाव के कारण नदियों में बाढ़ का कारण होता है। आवश्यकता होने पर वृक्ष काटने के पश्चात वहाँ फिर उसी प्रकार वृक्ष लगाना चाहिए। इस सिद्धांत पर आधारित वन महोत्सव 1950 में प्रारंभ किया गया। वन महोत्सव का प्रारंभ इस सिद्धांत पर किया गया कि वन काटिए, अगर जितना काट रहे हैं उससे ज़्यादा लगाने की प्रयास करिए प्यारे दोस्तों, या उतना ही लगाइए। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वन महोत्सव कहते हैं, जो 1950 में आरंभ किया गया प्यारे दोस्तों। वन महोत्सव कब आरंभ किया गया, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है प्यारे दोस्तों। वन महोत्सव भारत में वन महोत्सव का अंतर्गत 1950 में सरकार प्राइवेट एजेंसियों को प्रत्येक वर्ष फरवरी और जुलाई में वृक्षारोपण करने के लिए आदेश दिया। वन महोत्सव में एक कंडीशन थी कि फरवरी और जुलाई में, जनवरी फरवरी फरवरी में फिर जुलाई में, प्रत्येक वर्ष फरवरी और जुलाई में वृक्षारोपण किया जाए। वनों के महोत्सव के संबंध में सुंदरलाल बहुगुणा ने चमोली जनपद में मार्च 1973 में चिपको आंदोलन शुरू किया था। वनों के महत्व के संबंध में सुंदरलाल बहुगुणा ने चमोली जनपद में मार्च 1973 में चिपको आंदोलन शुरू किया था। प्यारे दोस्तों, प्रारंभ में यह आंदोलन जो होता है, चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था। किसके उपलक्ष्य में शुरू किया था? किसके? वनों के महत्व के संबंध में प्यारे दोस्तों। और क्योंकि वनों की क्या वृक्षारोपण हो, वन महोत्सव प्रत्येक वर्ष फरवरी जुलाई में के लिए सरकार ने 1950 ईस्वी में वन महोत्सव शुरू किया। इसमें उन्होंने क्या कहा कि फरवरी और जुलाई में वृक्षारोपण सभी प्राइवेट एजेंसियाँ जितनी हैं, प्राइवेट संस्थाएं जितनी हैं, फरवरी और जुलाई में जो वृक्षारोपण करें। और वनों के महत्व के संबंध में सुंदरलाल बहुगुणा ने चमोली जनपद में मार्च 1973 में चिपको आंदोलन शुरू किया था। सुंदरलाल बहुगुणा ने 1973 ईस्वी में चिपको आंदोलन शुरू किया था। किसके समय? वनों के महत्व के संबंध में उन्होंने क्या किया? वृक्षारोपण के और वनों के महत्व के संबंध में सुंदरलाल बहुगुणा ने चमोली जनपद में मार्च 1973 में चिपको आंदोलन शुरू किया था। आरंभ में आंदोलन वृक्षों की रक्षा के लिए था, लेकिन अब इसका आकार वन्य जीव और घास स्थान सहित पर्यावरण संरक्षण का है। प्यारे दोस्तों, पहले वृक्षों की रक्षा के लिए था, लेकिन अब इसका कार्य वन्य जीव, जो वन्य के जीव हैं, और चिपको आंदोलन के माध्यम से अब क्या किया जा रहेगा? वन्य जीव और वास स्थान सहित पर्यावरण का संरक्षण करना है। प्यारे, पूरे पर्यावरण का संरक्षण करना है। सुंदरलाल बहुगुणा के आंदोलन में 5F नारा दिया गया। 5F कौन सा नारा उन्होंने दिया था? 5F का नारा दिया गया। उनके सुंदरलाल बहुगुणा के आंदोलन में 5F का नारा दिया गया। फ्यूल, पहले F का मतलब फ्यूल ईंधन, दूसरे F का मतलब फोडर चारा, तीसरे F का मतलब है फर्टिलाइजर, और चौथे F का मतलब है फ्रूट, और पांचवें F का मतलब है फाइबर। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बात है कि 5F के द्वारा सुंदरलाल बहुगुणा ने कितना अच्छा व्याख्या किया कि ईंधन, फोडर, चारा, जिसे फोडर कहते हैं, फ्यूल, फोडर, और फर्टिलाइजर जो खाद, और फ्रूट फल, और रेशा फाइबर्स, ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं प्यारे दोस्तों? फल से प्राप्त होते हैं मेरे दोस्तों। तो 5F का नारा किसने दिया? सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया। एक आंदोलन में 5F का नारा उन्होंने दिया। फ्यूल, फोडर, फर्टिलाइजर, फ्रूट्स और रेशा फाइबर्स। तो फ्यूल, फोडर, फर्टिलाइजर, फ्रूट्स और फाइबर्स, ये 5F का नारा सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया। चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया? 1973 में। वन महोत्सव कब शुरू किया गया? 1950 में। वन महोत्सव में क्या डिसीजन हुआ कि प्राइवेट एजेंसियां जो है फरवरी और जुलाई में वृक्षारोपण करेंगी। और तो जो चिपको आंदोलन किया गया था, यह पहले तो क्या था? वृक्षों के रक्षा के लिए किया गया था, लेकिन अब क्या है? अब जो है इसका कार्य क्या हो गया है? अब इसका कार्य वन्य जीव, जितने वन्य जीव हैं, वास स्थान उनका जो है, पर्यावरण का पूरा संरक्षण करना है। सुंदरलाल बहुगुणा कि मतलब अब पूरे पर्यावरण को क्या करना है? संरक्षण करना है। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से समझिए कि पूरे पर्यावरण को संरक्षण के लिए अब इसका यूज किया जाता है, चिपको आंदोलन का। तो अब हम लोग देखते हैं प्यारे दोस्तों, ये आंतरिक विधियाँ क्या हैं। जैसे अभी तो वन महोत्सव अलग हो गया, अब हम लोग देखते हैं कि मृदा संरक्षण की यांत्रिक विधियाँ क्या है, मैकेनिकल मेथड क्या है, मृदा संरक्षण की मैकेनिकल विधियाँ क्या है। मृदा संरक्षण निम्न यांत्रिक विधियों से किया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, मृदा का संरक्षण जो हम
मैकेनिकल मेथड के द्वारा कैसे आप मृदा का संरक्षण रोक सकते हैं, मृदा को कैसे रोका जाता है, डैम बनाकर, बांध निर्माण के द्वारा। प्यारे दोस्तों, मैकेनिकल मेथड यांत्रिक विधियों के द्वारा किस प्रकार से वनों को के संरक्षण किया जाता है, बांध निर्माण के द्वारा। प्यारे डैम बेंडिंग या भूमि कटाव बाढ़ को दूर करने का सर्वोत्तम उपाय है। बांध जो बनाता है डैम बिल्डिंग, बांध निर्माण करके या भूमि कटाव के बाढ़ को दूर या भूमि कटाव व बाढ़ को दूर करने का सर्वोत्तम उपाय है। प्यारे दोस्तों, बांध निर्माण के द्वारा या भूमि कटाव व बाढ़ को दूर करने का सर्वोत्तम उपाय है डैम बिल्डिंग। नदियों के किनारों की सुरक्षा, अब नदियों के किनारों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ रिवर एंड स्ट्रीम बैंक्स, नदियों के ऊर्ध्व किनारों को ढालू बना दिया जाता है, नदियों के ऊर्ध्व किनारों को ढालू बना दिया जाता है तथा किनारों पर वृक्ष, घासें, अन्य वनस्पतियाँ उगाते हैं जिससे मिट्टी आसानी से नहीं बह पाती है। नदियों के किनारों की सुरक्षा हम कर सकते हैं, वहाँ किनारों को ढाल बना दिया जाता है और वहाँ पर वनस्पतियाँ दी जाती है जिससे वहाँ की मिट्टी बहती नहीं है। बेसिन लिस्टिंग जो होता है क्या है, जल को रोकने के लिए सर्वोच्च रेखाओं के साथ संग्रह क्षेत्र बनाए जाते हैं। जल को रोकने के लिए सर्वोच्च रेखाओं के साथ संग्रह क्षेत्र बनाए जाते हैं। इन गड्ढों में जो होता है पानी इकट्ठा कर लेते हैं। बेसिन लिस्टिंग मतलब इसमें जलों को इकट्ठा कर लिया जाता है, बेसिन बनाए जाते हैं। जल को रोकने के लिए सर्वोच्च रेखाओं के साथ संग्रह क्षेत्र बनाए जाते हैं, गड्ढे बनाए जाते हैं, वहाँ पे जलों को एकत्र कर लिया जाता है। इस प्रकार से भी यांत्रिक विधियों के द्वारा, बांध निर्माण के द्वारा नदियों के किनारों की सुरक्षा, किनारों पर वृक्ष लगाकर, बेसिन लिस्टिंग मतलब स्थान में सर्वोच्च रेखाओं के साथ साथ संग्रह क्षेत्र बनाए जाते हैं। संग्रह क्षेत्र स्थान में गड्ढे खोद दिए जाते हैं, गड्ढे होते हैं जिससे भी मिट्टी के संरक्षण को किया जा सकता है। बेसिक लिस्टिंग के द्वारा भी मिट्टी के संरक्षण को किया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से मृदा विज्ञान में हम लोगों ने मृदा के कितने प्रकार के, मृदा का कैसे संरक्षण किया जाता है, काफ़ी कुछ क्वेश्चन आपसे चर्चाएं हुई प्यारे दोस्तों। तो वन महोत्सव क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। चिपको आंदोलन किसे कहते हैं, तो सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली प्यारे दोस्तों जो अभी किसी से परिचित नहीं रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, यदि आपको थोड़ा भी बेनिफिट लग रहा हो जो कि आपके काम के साथ आपको बेनिफिट दे रहा है प्यारे दोस्तों यह वीडियो, तो लाइक तो बनता है प्यारे दोस्तों, एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।